हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज आ रही है आपके लिए, आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उसकी हम आज की सीरीज में इंडियन पॉलिटी के टॉपिक जो संविधान सभा की समिति है उसको हम डिस्कस करेंगे। संविधान सभा की समितियां, अभी हमने सबसे पहला लेक्चर क्या किया कि संविधान सभा बना कैसे, फिर उसमें हम आगे बढ़े थे तो उसमें उद्देशिका क्या था उसको हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि समितियां क्या बनी थी, कितनी समितियां बनी थी और उन समितियों की अध्यक्षता किसने की थी, उनका क्या रोल था संविधान सभा को के कार्यों को संपादित करने में। देखिए ऐसा है, संविधान सभा में सदस्य तो बहुत सारे थे, 389, 389, लेकिन क्या आपको लगता है कोई कार्य सभी सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है? नहीं। तो सदस्यों को हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में बांट के उनको कुछ कुछ कार्य देते हैं कि आप ये कार्य समझिए, वो समूह ये कार्य देखेगा, ये कमेटी ये कार्य देखेगी, तब जाके हमारा पूरा संविधान निर्मित हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूंगा आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि ये आपके लिए ना एक शॉर्ट नोट्स का काम आएगा। आप इसका एक बार स्नैपशॉट लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। उम्मीद है कि आपने शॉर्ट नोट्स इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। मैं स्नैपशॉट क्यों लेने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में ना आपके पास अगर ये स्नैपशॉट रहा तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपका ये पूरा चैप्टर, ये जो टॉपिक है पूरा तैयार हो जाएगा। तो अब मैं, और इससे आपको नोट मेकिंग तो करना ही है आपको। तो समितियां क्या थी और क्यों बनाई गई? देखिए हर चीज के पीछे कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। समितियां बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि संविधान सभा में 389 मेंबर थे। अब किसी कार्य को करने के लिए सब मेंबर एक साथ बैठ जाएंगे तो काम हो पाएगा? नहीं। तो वहां पे कुछ स्पेशल कार्य कुछ एक समूह को दिया गया, कुछ एक कमेटी को ये कार्य दिए गए। जैसे प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी ने संभाला, ऐसे पटेल जी को कुछ दी गई, कुछ राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई। तो ऐसे ही बहुत सारी समितियां बनाई गई और उनसे जो संविधान के निर्माण का कार्य था वो पूरा कराया गया। तो इसका लक्ष्य क्या था, इसका पर्पस क्या था समितियों को बनाने का? विभिन्न कार्य, जो कि उसमें कई सारे कार्य थे। फंडामेंटल राइट्स को बनाने के लिए अलग थी, संघ के लिए अलग थी, राज्य के लिए अलग थी। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। तो रीजन हमारा यही है, विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए, कार्य अच्छे से हो सके उसके लिए समितियां बनाई गई। अच्छा, समितियां बनाई गई तो कितनी समितियां बनाई गई आप देखिए, मोटे तौर पे आपको दिखेंगी। संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति, संचालन समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, जैसे संघीय संविधान समिति है वैसे ही प्रांतीय संविधान समिति है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। देखिए सब कार्य के लिए कमेटी बनाई जाती है। आज भी आप देखेंगे, अभी आप पार्लियामेंट को, जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे संसद में, आप न्यूज में आप सुनते होंगे कि इस पे एक कमेटी बन रही है, स्टैंडिंग कमेटी बन रही है। हाँ, तो चूंकि संविधान जो संसद का कार्य होता है ना, वो समिति के समितियों के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार जो संविधान सभा में जो कार्य किए गए वो समितियों के द्वारा किए गए। अब समितियों में कौन, पहली अगर हम बात करें समितियों में कि फर्स्ट संविधान सभा की समिति में तो संघीय समिति आती है। देखिए इसमें क्वेश्चन कहते हैं कैसे आते हैं मैं बता दूं। देखिए हमारा पर्पज आखिरकार है क्या? हमारा पर्पज है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके प्रारूप को समझाना और कैसे आ सकते हैं उसको समझाना, जिससे कि आप इस चैप्टर को पढ़ना, देखिए पढ़ने को तो आप किताबों से बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बट हमारी संस्था जो है आपको वो चीज दे रही है जिससे कि सीधा आपके क्वेश्चन क्रैक हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जॉब लेनी है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें केवल उसी पॉइंट को पढ़ना है जिस जहां से क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। समिति दे देगा और उसके पूछे कौन अध्यक्ष है, मिलाने को दे देगा कॉलम वाइज 3-4 लोगों की समितियां और 3-4 लोगों के नाम, फिर उनको कहेगा आपस में मिलाइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति जो संघ से रिलेटेड संविधान में जो प्रावधान डालने के लिए बनाई गई समिति वो संघीय संविधान समिति थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब इंपॉर्टेंट समितियां हैं, बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन सब पे आए हुए हैं। संघीय संविधान समिति,
ऐसे ही है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति कौन है? सरदार पटेल। चूंकि संघ के बाद प्रांत आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। अच्छा, इसको ऐसे भी रखना, ये पीएम बाद में बने तो संघ को पीएम देख रहे हैं, प्रांतों को कौन देख रहे हैं? पटेल जी देख रहे हैं, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो प्रांत को पटेल जी और संघ को जवाहरलाल नेहरू। अब आगे हम बात करते हैं प्रारूप समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है संविधान सभा की, जो सबसे प्रमुख समितियां थी उसमें है प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, DRAFTING COMMITTEE, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति वो समिति है जिसने पूरे संविधान का खाका खींचा है, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले सोचते हैं ना कि हाँ हमें यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना, एक मोटा खाका तैयार करते हैं। तो ये जो समिति है इसी ने अपने संविधान का खाका तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हम विशेष रूप से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम समितियों को देख लेते हैं, फिर अंतिम में आके इसको देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, यहाँ से प्रारूप समिति से, ड्राफ्टिंग कमेटी से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये एक बहुत बड़े कानूनविद थे उस समय के, इनका बहुत सम्मान था उस समय कानून विशेषज्ञों में पूरे विश्व में। तो ये इसके अध्यक्ष बने। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये दो समितियों के अध्यक्ष, 3 समितियों के अध्यक्ष हैं। एक प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति, उसके भी हैं। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष यही हैं। मैंने आपको दोनों एक जगह लिख दिया, इसलिए आप एक ही जगह आप नोट करके याद कर लिए। संचालन और प्रक्रिया, दो प्रक्रिया के नियम और संचालन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अच्छा, एक और समिति है जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं, वो ये है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ध्वज के निर्माण की बात चल रही थी, तो उससे रिलेटेड जो समिति बनाई गई थी तदर्थ समिति, वो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 कमेटियों के रहे, एक संचालन समिति, एक प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी, और तीसरी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ठीक है, तो 3 के हो गए। प्रारूप के डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय संविधान के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान के पटेल जी। याद रखना, प्रांत से पी से प्रांत, पी से पटेल, से याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है फिर अगली समिति की, कार्य संचालन समिति। अब ये था कि संविधान सभा का कार्य संचालित कैसे होगा, इससे रिलेटेड जो रूल्स बनाए जाएंगे उसके लिए एक समिति बनाएगी। इसके अध्यक्ष कौन बने? KM मुंशी। कौन बनेंगे? KM मुंशी। मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में KM मुंशी जी का नाम लिया था, आपको याद होगा किस लिए? इन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका को एक नाम दिया है, क्या? राजनीतिक जन्मपत्री। ये वही KM मुंशी है। मैंने आपको बताया था ना कि KM मुंशी संविधान सभा के दौरान के हैं, तो यही है ये जिन्होंने उसको राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। फिर अगली समिति कौन सी है? राज्यों से संबंधित समिति। एक समिति बनाएगी जो राज्यों के से संबंधित कामों को देखती है उस समय। उसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके चेयरपर्सन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुखतः किन किन समितियों के अध्यक्ष हैं? एक संघीय संविधान समिति, एक राज्यों से संबंधित। देखो, 2 चीज है यहाँ पे, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। प्रांत कहेगा तो पटेल लगाना है, सरदार पटेल जी के नाम पे है। प्रांत, पी से प्रांत और पी से पटेल। और संघ और राज्य कहेगा तो नेहरू जी को लगाना। राज्य कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के पी, जब प्रांत आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो वहां पटेल लगाना है। वहां पे प्रांत और राज्य ये यहाँ पे अंतर हैं, याद रखना। प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अब एक पटेल जी ने और एक समिति की अध्यक्षता की है। एक तो यहाँ पे की है प्रांतीय संविधान समिति, एक की है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति।
हमारे जो मौलिक अधिकार बने हैं, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों से जो संबंधित प्रावधान है, जनजाति से जो जुड़े हुए प्रावधान है, उनसे जो जुड़े हुए कार्यों थे, उन जुड़े कार्यों को करने के लिए जो एक समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जी दो संविधान समितियों के अध्यक्ष कौन कौन? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति, प्रांतीय समिति, दो के हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू दो के हैं, कौन कौन? संघीय संविधान समिति और एक राज्यों से संबंधित समिति, वो हो गया। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रक्रिया विषयक नियम और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मैं इतनी बार बोल दिया, आपको आधी से ज्यादा चीजें तो क्लास से ही आपको याद हो जाएंगी। हमारे क्लास का यही पर्पज है कि आपको कम से कम समय में ऐसा कंटेंट दें कि बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए वो चीज, जिससे कि आप वहां गलती करने के चांसेस मिनिमम हो जाए। मिनिमम आप हिट करें क्वेश्चन को, सीधा क्रैक करें क्वेश्चन को। अब ये आपकी सारी समितियां करीब करीब हो गई, ठीक है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रक्रिया संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति समिति पटेल जी, प्रांतीय पटेल जी, राष्ट्रीय ध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, राज्यों से जुड़ी संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की अब बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये सभी समितियों में काफी प्रमुख थी, क्योंकि संविधान का ढांचा कैसा होना इसी समिति ने डिसाइड किया था, प्रारूप समिति है, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, इसके डिटेल में चलते हैं। इसके डिटेल में क्या है कि इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो आपको मैंने बता ही दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। अच्छा, इस कमेटी में सदस्य कुल कितने थे? तो कुल सदस्य थे 7। इसमें अध्यक्ष को भी लिया हुआ है, ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या थी 7, ठीक है। अध्यक्ष सहित, इसको मैं लिख दे रहा हूं, अध्यक्ष सहित, ठीक, अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 7। अच्छा, इसका गठन कब हुआ? ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये डेट याद रखना आप, ठीक। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। मेंबर कितने थे? 7। लेकिन 7 में याद रखना अध्यक्ष भी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर जब ट्विस्ट करेगा ना, आपको कैसे फंसाएगा, कहेगा प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे। अगर आपको 7 याद है तो फंस जाएंगे। तो आपको याद रखना कि अध्यक्ष भी शामिल है तब 7 है। तो कहेगा अगर अध्यक्ष को छोड़कर तो 6, ऐसे याद रखना इसको। अच्छा, अब क्या है, इसके सदस्यों के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हम इसमें सदस्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन है। तो एक तो बी आर अम्बेडकर है, वो अध्यक्ष हैं। 6 मेंबर और हैं। अब इनके नाम, क्योंकि नामों पे क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी आ सकता है, इसलिए हम नाम याद रखेंगे। एक है एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं ए के अय्यर, के एम मुंशी। देखिए फिर से आ गए, मैं आपको बोला था ना कि जो के एम मुंशी हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, पिछले लेक्चर में ही बताया था। देखिए आ गए। और ये किस समिति के अध्यक्ष हैं? ये कार्य संचालन संबंधी समिति के हैं, ठीक है। देखिए, प्रक्रिया विषयक नियम और संचालन किसे के हैं? प्रसाद जी है। लेकिन कार्य संचालन जब आएगा तो के एम मुंशी, ठीक। तो के एम मुंशी इसके सदस्य हैं, ए के अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे हैं मोहम्मद सादुल्लाह, 5वें हैं बी एल मित्र, 6ठे हैं डी पी खेतान। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, बी एल मित्र और डी पी खेतान बीच में ही, मतलब कार्य के दौरान ही ये पद से हट गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी, ये किसी कारणवश स्वास्थ्य बस हट गए थे, तो इनके स्थान पे आए थे एन माधव राव। यार अब लिख लीजिएगा आप, एन माधव राव। और किसके स्थान पे? बी एल मित्र के। और डीपी खेतान जी के स्थान पे कौन आए थे? टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी, आप अच्छे सुन के नोट कर लीजिए। एन माधव राव आए थे बी एल मित्र के स्थान पे, और टी टी कृष्णामाचारी आए थे डीपी खेतान के नाम के स्थान पे, ठीक है। तो ये 6 मेंबर है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति के निम्नलिखित कौन से सदस्य थे, तो आप ये नाम याद रहने चाहिए। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपकी पीसीएस में आ चुका है, इसलिए आप इसको नाम बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं।
जिससे आपको बेवजह का लोड ना हो डेटा का या कॉन्सेप्ट का, जिससे आप मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट एग्जाम में पा सकें। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में कि हम उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वो क्लास हमारी खत्म हो गई थी, उसके स्टडी के तौर पे हमने उस खत्म किया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन बनता है और कैसा क्वेश्चन बनता है। तो उसको हम आपको दिखाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा जो कंटेंट है वो कैसे क्वेश्चन को कवर करता है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम इसको रब करें। फिर इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रब करने वाले हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाके देखिए, हमारी मेहनत है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, लेकिन आपकी भी मेहनत है। एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको जाके अटेम्प्ट करने हैं घर पे क्वेश्चन। जैसे आपने ये पढ़ लिया संविधान सभा की समिति कमेटी के बारे में, अब जाके सॉल्व करिए क्वेश्चन। कहीं से भी क्वेश्चन आया हो, यूपीएससी में आया हो, पीसीएस में आया हो, अगर क्वेश्चन इससे पहली बात तो बाहर जाएगा नहीं। अगर जा रहा है या नहीं आपसे हो रहा किसी कारणवश, या आपने पढ़ा नहीं है कायदे से, तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान आपको देंगे। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, हम आपके लिए बिल्कुल डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और आप लोग भी तत्परता से सीखिए। और अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में बताइए कि हाँ देखिए ये चैनल है जहाँ पे हमें फ्री इनिशिएटिव दिया जा रहा है। और आने वाले समय में हम ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हम पूरा करेंगे। हमारे जो प्लेटफॉर्म का विजन है यही है कि हम बच्चों को पूरा कंटेंट दें और क्रिप्स मटेरियल दें। ऐसा ना दें कि बहुत ज्यादा चीज वास्ट हो जाए कि बच्चा उसको कैरी ना कर सके। ठीक है, तो इन चीजों को हम टारगेट लेके चल रहे हैं। अब आते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैं क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के लाया हूं कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं और कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले हमने उद्देशिका चैप्टर किया था, तो पहले हम प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर इससे आपको मालूम पड़ेगा कि यूपीएससी या पीसीएस में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और आप लोग खुद जाके अटेम्प्ट करिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जाके खुद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए अगर आपको तैरना है तो आपको नदी में खुद कूदना पड़ेगा। हम आपको बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें सिखा सकते हैं कि हाँ बेटा जाते समय ये ध्यान रखना, ये पहन के जाना, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे हाथ मारना, हमारा प्लेटफॉर्म सब देगा। बट नदी अगर तैरना आपको है, तैर के आपको उस पार जाके अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको कूदना पड़ेगा, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, उद्देशिका हमने पढ़ाया था, उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आईएएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आईएएस का यूपीएससी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उद्देशिका, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य। अब बताइए कि मैंने क्या बताया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का सार है, उसी के अंदर सारी चीजें दिखती हैं। तो प्रतिबिंब किसके अंदर दिखेगा, उद्देशिका के अंदर। पहला ऑप्शन टिक हो गया। आपको बस यही जो चीजें मैंने समझाई है उसको अपने दिमाग में रखना है, नोट मेकिंग करके उसको पूरा एकदम पचा जाना है, तब आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा निश्चित रूप से। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आया है आईएएस प्री 2021 में, आज से 4 साल पहले। 26 क्वेश्चन क्या है पर सुनिए आप लोग ध्यान से। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब देखिए इसमें पहला, अब मैंने आपको जब बताया था प्रेम्बल, आप याद रखिए, पहले में लिखा था हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब मैंने कहा था ये याद रख लेना पांचों शब्द, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रहा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, 1976 में। तो जहां पे पंथ निरपेक्ष और समाजवादी हो तो कट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये पूछ कब का रहा है, 26 जनवरी 1950 का, 26 जनवरी 1950 का स्टेटस पूछ रहा है। तो इस समय तो पंथ निरपेक्ष था नहीं, इस समय तो शब्द तो जोड़ा गया है, तो ये नहीं होगा। समाजवादी होगा क्या, नहीं, समाजवादी भी नहीं होगा, कैंसिल। तो देखिए अब इसके दो ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। फिर एक ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या भारत 26 जनवरी 1950 को केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, नहीं, उस समय था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो 5 शब्द याद रखे होते आप तो सीधा ये 2000 कब का है, 21 का क्वेश्चन आप टिक कर जाते बिना किसी गलती के। ये मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, अभी पीसीएस पे भी आएंगे। तो क्या है हमारा आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपने देखा 2 क्वेश्चन हमने यूपीएससी के सॉल्व किए, और बिल्कुल प्रियम्बल के जो फॉर्मेट को मैंने बताया था उससे याद करके, उसको समझ कर। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, उसमें क्या पूछा है, बीपीएससी का पेपर है ये, ठीक है, बिहार पीसीएस 2016 का है। अब मैंने क्या आपको देखिए, अब सीधा वही जो मैं यहाँ लिखाया हूँ सर, यहाँ से बच्चों यहाँ सीधा यहीं से फिट कर जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो 2016 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस संशोधन से, 42वें संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोचिए, ये बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। सीधा मैंने जो बताया, सीधा देखिए आ रहा है ना, सीधा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, देखते ही आप टिक करेंगे 42वां संशोधन। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म आपको जो टॉपिक कराएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पक्का 99% आपसे सॉल्व होके रहेंगे, अगर आपने ध्यान दिया तो। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये है 2008 का। ये बोला है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। बोला कि इसको क्रम में लगाइए। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला था ना कि जब प्रियम्बल, पहली बात तो अपने घर स्टडी टेबल पे लगा लेना, और इसके ऑर्डर को याद रखना। क्या ऑर्डर है, संपूर्ण, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सोवरेन, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मैंने आपको क्या बोला था कि ये 5 कीवर्ड याद रखना। देखिए 2, 3, 4 क्वेश्चन सीधे यहीं से आ रहे हैं। अब देखिए क्या बोला है, बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठाइए और देख लीजिए कि बिहार पीसीएस 2008 में कौन सा क्वेश्चन आया। तो यही क्वेश्चन आया था कि इसका ऑर्डर बताइए। 5, देखिए इसमें क्या शब्द दिया है, एक ये शब्द दिया है, एक दिया है प्रजातांत्रिक, यहाँ लिख दिया है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक लिख दिया है, एक लिखा है पंथ निरपेक्ष, हालांकि इसने धर्मनिरपेक्ष लिख दिया है। वैसे सही बताऊं, धर्मनिरपेक्ष शब्द सही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आयोग ने लिख दिया है तो चूंकि आंसर तो हमको देना है, बट धर्मनिरपेक्ष शब्द सही नहीं है। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष ही लिखा है। अब आयोग ने लिख दिया तो ठीक है,
लेकिन वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म का जो अर्थ होता है भारत के संदर्भ में, उसका अर्थ किससे होता है? नैतिकता से होता है, मोरालिटी से होता है। और ये पंथ दिखाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये पंथ है, ठीक है, सेक्ट है, संप्रदाय ऐसे। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द है, आयोग ने लिख दिया, ठीक है वो, लेकिन वो गलत है, पंथ निरपेक्ष नहीं लिखना चाहिए। बट ये है कि चूंकि क्वेश्चन में है तो हमें आंसर तो देना ही है। तो अब क्रम पूछा है, तो क्रम क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा सीधा ऐसे, सार्वभौमिक सी पे है तो सी डी बी, सी ए डी बी, बस हो गया। अभी आपको ऑर्डर याद रखना है, मैं कह रहा हूं आपको ये ऑर्डर याद रहेगा। टीचर कुछ भी घुमाए, पहले इसको दे दे, बाद में इसको दे दे, यहाँ दे दे, वहां दे दे, कुछ दे दे, आपको याद है ना कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, बस वो कुछ भी घुमाता रहे, आपको याद रहेगा, आप सॉल्व कर दोगे। अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे याद रखना, एस क्यूब डी आर, इसको शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, एस क्यूब डी आर। एस क्यूब का मतलब देखिए, एस से सोवरेन, एस से सोशलिस्ट, एस से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, ऐसे याद रखना, एस क्यूब डी आर या एस क्यूब डॉक्टर, ऐसे याद रख लो, एस क्यूब डॉक्टर। इसको याद करने का तरीका यही है, क्योंकि पहली बार में देखिए याद नहीं होता, स्टूडेंट नया होता है तो इतनी जल्दी याद नहीं होती चीजें, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, एस क्यूब डॉक्टर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहां से आपके क्वेश्चन कई बनेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पर्पस यही है कि जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, हमने जो पढ़ा है इस यहाँ के लेक्चर से, इस कोचिंग के लेक्चर से, वो हमें पर्याप्त ज्ञान दे रहे हैं एग्जाम को क्रैक करने में, उस टॉपिक से एग्जाम आए हुए क्रैक करने में। देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस 2017 बोला गया है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 40 सेकेंड, सीधा टिक करिए आप, ठीक है। फिर पूछ रहा है कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन क्या दिया है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, डीपीएसपी, 9वीं सूची। किसमें दिया है धर्मनिरपेक्ष शब्द? प्रस्तावना में। हमने कम से कम 20 बार बता दिया कि प्रस्तावना में है। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आप ना एकदम ऐसे क्लिक करते चले जाएंगे। अच्छा यूपीपीसीएस 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन सेट करके दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। इसका पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही उद्देशिका बना, और उसको मोशन लाया कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसेबल है, ये जस्टिस इसकी प्रति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या? अब देखिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है और हुआ भी है। किस संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये क्या है कि संशोधन नहीं किया सकता, तो गलत हो गया ये, 3 और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। संविधान, मैंने आपको क्या बताया था कि जो उद्देशिका है ये संविधान के किसी प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकती है। हाँ, इसका प्रयोग व्याख्या के लिए किया जा सकता है, आप व्याख्या में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इससे किसी अन्य प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। अर्थात इसका स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं होता है, इसका व्याख्यात्मक प्रभाव होता है, ठीक। तो देखिए हमने क्वेश्चन 2009 का किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार कि पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया। आप जाके क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सीधे सटीक तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पीसीएस हो देखिए, बीपीएससी 1994 में आया हुआ है। हम भारत के लोग, देखिए इसमें सीधा कहा है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कितनी बार हमने यहाँ लिखा था हम भारत के लोग, भारत को ऐसा बनाने, कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। सिंपल है। ये क्वेश्चन देखिए कब का है? एमपी पीसीएस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, जहां भी क्वेश्चन आएगा, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे जो लिखे गए मटेरियल है, कॉन्सेप्ट है, इसके बाहर इस टॉपिक से नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसको जाके घर पे सॉल्व करिए, और इससे कोई आपको डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल आप
पूछिए, आप कमेंट करिए हमारे पास उस पे चैनल पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, देखिए इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उद्देशिका को आत्मा बोलते हैं। और अगर ये लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको आत्मा बोला है, तो किसको बोला है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें देखनी है। डॉक्टर अंबेडकर की बात आएगी तो उन्होंने आर्टिकल 32 को बोला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला है, संविधान की आत्मा। और अगर अदरवाइज सिंपल बोला गया है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उद्देशिका है, सार है, सारी चीजें बोल सकते हैं। अच्छा, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का किसने कहा है? अब मैंने आपको क्या बताया था, जन्म कुंडली या जन्म पत्र किसने कहा? केएम मुंशी ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013, आपके लगभग हर स्टेट के पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा फैसला था जिसमें बोला गया था? बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी केस 1960, मैंने आपको बताया था। और किस केस में बोला गया था कि संविधान का हिस्सा है? केशवानंद भारती वाद। ठीक, तो हमने देख लिया लगभग जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमारे कंटेंट और जो हमने पढ़ाया उस चीज के नॉलेज के बेस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जाइए खुद से सॉल्व करिए और जो आपको डाउट आता है हमारे चैनल पे कमेंट करिए, हमारी टीम आपको कम से कम समय में जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। ये हो गया हमारा उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम थोड़ा संविधान समिति से जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर देते हैं। आपको उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं और फिर आप घर पे जाके उस पर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका स्वयं अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि तैरना है तो आपको कूदना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपको मैं बताता हूँ। आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन मैंने यही लिखा था यहाँ पे, आप स्नैपशॉट जाके देखिए, सीधा लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आईएएस 2005 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2008 का, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखो प्रांत में याद कराया था, पी से प्रांत, पी से पटेल, इसमें सीधा आंसर सरदार पटेल मारिए आप। ठीक, और कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें सदस्य कितने थे? 7 अध्यक्ष सहित। तो बिल्कुल याद रखिएगा। यूपीपीसीएस लोअर, जो लोअर की वैकेंसी आती, जो अभी पेट देने जा रहे हो आप लोग, उस वैसे एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए क्या बोला है, अब देखिए लैंग्वेज में बोला था आपको ना, कितने अन्य सदस्य थे। अन्य, अन्य का कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? मतलब जब वो अध्यक्ष को साइड कर दे रहा है तो अध्यक्ष के साथ कितने थे? 7, और अध्यक्ष के साइड करके पूछ रहा है अन्य कितने थे, तो कितने बचे? 6। तो याद रखना, क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना, आपको ये याद रहना चाहिए कि 7 अध्यक्ष सहित थे। तो जब अन्य कहेगा अध्यक्ष के अलावा तो वो 6 होंगे। जल्दीबाजी में आप टिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो पता लगा नॉलेज तो है वहां जल्दीबाजी में। ये मैं आपको एक चीज बहुत सलाह दूंगा, हमसे भी, हम लोग का एक अनुभव रहा, एग्जाम को लेकर एक अनुभव रहा है, हमसे भी गलतियां हो जाती क्योंकि हम ह्यूमन हैं, बट इसी गलतियों को कम करना है। कैसे? कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके एक एक कीवर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिए एक एक कीवर्ड को, या, अथवा, और, अन्य, ये शब्द बिल्कुल आपको स्पष्ट होने चाहिए कि या लिखा है या और लिखा है। ठीक है, एक एक कीवर्ड को, क्योंकि क्या है ना, आपके पास नॉलेज है और आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप उसकी फिरकी में फंसे और फिर आप गलत कर जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आरओ का पेपर हुआ था, आरओ के पेपर में क्या किया, क्वेश्चन फ्रेम किया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो निर्मित हुई
उसका निर्माण जो होता वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के विकास मतलब मूल रूप से सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, उसका विकास हुआ बीएचयू के रूप में। तो बोला उसमें था कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज का फाउंडर कौन थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप देखेंगे क्वेश्चन। अब उसमें पहले ही ऑप्शन दे दिया पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, और लास्ट में डाला एनी बेसेंट। अब क्या होता है, आप जैसे देखते हैं पंडित महामना मदन मालवीय, तो मालवीय जी को देखते हैं यहाँ बीएचयू से हम कनेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें नहीं किया था, लेकिन उसने पूछा किसका था, उसने पूछा था सेंट्रल हिंदू कॉलेज का। तो इसलिए हमें क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने संविधान सभा देख ली, और अब एक है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी संविधान प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे, उसमें थे आपके के.एम. मुंशी, ऑप्शन सही है, के अय्यर सही है, और मोहम्मद सादुल्लाह सही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको तैयार करिए चीजों को। अच्छा, यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन आया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो मैंने आपको याद कराया था 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो लगभग आपके मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और आप जितने भी पॉइंट पढ़ाए गए उसको बहुत अच्छे से करिए, और बढ़िया से आप जो चीजें कराई जा रही हैं स्नैपशॉट ले लिया, उसके नोट मेकिंग करिए। जितनी चीजें मैं यहाँ बताता हूँ ना आपको हर एक कीवर्ड, हर एक शब्द को आपको डिटेल में उसको नोट करना है, ठीक है। बिल्कुल उसको ध्यान से नोट करिए और उसको पूरा फोकस के साथ पढ़िए। आपको ये जान रखिए, आपको नॉलेज, एक तो क्या है, नॉलेज तो आपको चाहिए ही, ठीक है, प्लस एक वहां पे एक अटेंशन रहना चाहिए, अटेंटिव रहो वहां पे एग्जाम हॉल में, एकदम अटेंशन फुल फोकस के साथ पढ़ो क्वेश्चन को। मैं बता रहा हूँ कितनी बार गलती होती है, जैसे ही कोई, और ये बता दूं आपको, जब भी हल्का क्वेश्चन आए ना, कोई बिल्कुल सीधा सिंपल सपाट वाला, वहां पे और अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वहां एग्जामिनर आपको चूक करवाना चाह रहा है और पहले ही ऑप्शन में वही गलत वाला देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम का एक अनुभव है कि जब पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाए एक बार रुक जाओ। वहां देखिए, आपको नॉलेज तो हमें देना हमारा काम है ही, हमें आपको वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रेटेजी भी बताना जरूरी है, जिससे कि आप नॉलेज को वहां जाके अप्लाई कर पाए। कि केवल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, नॉलेज तो चाहिए, तलवार चलाना सीखना है, लेकिन युद्ध में कब उतरना है और कैसे सामने वाले को टैकल करना है वो भी जानना है। तो आपका अटेंशन होना चाहिए कि जब भी पहले ऑप्शन में सही दिख जाए वहां रुक जाओ, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। क्योंकि क्या करता है ना, वो वही फंसाता है कि स्टूडेंट देखेगा, हाँ पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएगा। ये चीजें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़े, क्लैरिटी नहीं हो रही तो 3 बार पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर नॉलेज का वहां यूज करके सही नहीं करके आएंगे, आपको पता है ये एग्जाम में आपने गलती करने का दंड मिलता है कितना, 1/3 नेगेटिव। आपने एक क्वेश्चन गलती कर दिया, आपको माइनस मार्क मिलेंगे। तो आप यहाँ गलती आपकी क्षम में नहीं है, आप गलती नहीं कर सकते। ये नहीं कि हाँ गलती को सॉरी बोल दिए, सॉरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपने गलती की तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। इसलिए कम से कम गलती, ज्यादा से ज्यादा सही करना ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पूरा क्वेश्चन कायदे से पढ़ें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या दिक्कत होती है पता है क्या, वो क्या करता है, ऑप्शन में क्या करता है, ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिख देगा और लास्ट में लिख देगा नहीं है। मतलब ये नहीं पूछेगा कि कौन से है, वो पूछेगा कौन से नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वो नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, हाँ वाला पूछ रहा है या नहीं वाला पूछ रहा है। क्योंकि हम लोग जो शुरू में एग्जाम देते थे पीसीएस का और बीपीएससी का, तो कई बार हमसे भी गलती होती थी। उस गलतियों से ही हम सीखे कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये 2-3 चीजें आप एग्जाम में जाते हैं, इसमें ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, पहला ऑप्शन में आंसर आ जा रहा है तो रुक जाना है, किस डेट को क्या पूछ रहा है, वो सारी चीजें को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आप जाइए। और आज उद्देशिका और क्या कहते हैं, प्रारूप समिति के जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, इसको आप अपने घर पे खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। और जो डाउट आता है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम पड़ती है या आपको कुछ दिक्कत होती है,
तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए कमेंट में, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। और हमारी कोचिंग का जो विजन मैं आपको बताता हूँ हर लेक्चर में, हम उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका कम से कम समय में, कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम स्कोर आ सके, जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो आप लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताइए, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारी टीम जो है क्लास एमएट एकेडमी, अभी हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे या हमें कहीं से कुछ तो मिल तो नहीं रहा, लेकिन आपका जो वहां पे लाइक या कोई कमेंट आएगा, सकारात्मक कमेंट आएगा, पॉजिटिव कमेंट आएगा, वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और हमारी एकेडमी को और मजबूती से आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो आप लोग बिल्कुल जो डाउट आते हैं उसको कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी करिए। ठीक है, और अपने इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम अपनी अगली सीरीज में पॉलिटी से रिलेटेड और अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, और करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। और हमारी मैनेजमेंट टीम ने, हमारे फाउंडर जी हैं जो, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आने वाले समय में हिस्ट्री से और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे वीडियो हम लाने वाले हैं, और आपकी स्टडी में हम हेल्पफुल चीज़ों को करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की लेक्चर को हम विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।